नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आप जान ले। 9136934058 इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। आप अपने नाम और अपने शहर का नाम या जगह का नाम भेजें और साथ ही अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सिर्फ सवाल भेजें। आप हमें सीधे व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी जाकर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हैंडल हो या इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब इस शो में लिए जाएंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं। नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से, और इसके अलावा हमारे साथ प्रीतम कुमार पटनायक है, पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कच्चे तेल की, जहां काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुरुआती कमजोरी के बाद अब धीरे धीरे हल्की तेजी आ रही है। प्रीतम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, पहली बार आप हमारे शो में आ रहे हैं। कच्चे तेल पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। काफी वॉलेटाइल काउंटर अब $94 के आसपास पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में 93 के करीब था। क्या लग रहा है, किस तरफ का मूवमेंट आपको ज्यादा दिख रहा है अब यहां से शाम के सत्र में? हायर है अभी आज के टाइम पे, एंड हाल फिलहाल में हम लोग ने थोड़ी कमजोरी देखी है क्रूड में। 2 कारण है इसके, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कशन एंड डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का एक रूट बनता जा रहा है बिटवीन यूक्रेन, रशिया एंड मोर इम्पोर्टेंटली अभी यूएस के साथ। तो ये ट्राइपार्टाइट काइंड ऑफ डिस्कशन के लिए रूट खुल रहा है, एंड इसके चक्कर में थोड़ा सा जो स्ट्रेस बना हुआ था क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत रिलीफ दिख रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 2015 से जो ईरान और यूएस के बीच में डिस्कशन चालू है फॉर दिस होल न्यूक्लियर डील को लेकर, वो डिस्कशन इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा है। कहीं ना कहीं वो जाके कहीं एक लेवल पे अटक चुका है, एंड उसके चक्कर में ये हम लोगों ने देखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिला था, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये डिस्कशन पूरा बंद नहीं है, इसीलिए क्रूड ऑयल में हम लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया, पर इसमें हम लोग को अभी घुसना नहीं चाहिए। जो मेजर इवेंट अभी इंपैक्ट करेगा क्रूड प्राइसेस को, वो है जो यूएस एंड रशिया का डिस्कशन कैसे जाने वाला है। एंड क्योंकि ये डिस्कशन हाल फिलहाल में 2-3 दिन के बाद ही कहीं ना कहीं शेप में आएगा, इसलिए इट्स बेटर कि हम लोग राइजेस पे शॉर्ट करके चलिए। इसलिए हमारा ट्रेडिंग कॉल बहुत सिंपल है कि हम लोग बोल रहे हैं कि आप सेल करके चल सकते हैं क्रूड एट करंट प्राइसेस। स्टॉप लॉस आप 6800 के लेवल पे लगा के चल सकते हैं, और टारगेट है 6710 का। ओके, तो ये भी हुए कच्चे तेल को लेकर प्रीतम जी का। अब रवि, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? जो करंट लेवल है इसके आसपास क्या करें, कैसे ट्रेड करें? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम प्रीतम टू द शो। काफी टाइम के बाद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एंड पहले बात करें क्रूड की, तो आई थिंक आउटलुक अभी भी जैसे प्रीतम ने बात किया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेस्टिव आउटलुक रहेगा। पर्टिकुलर उसमें रीजन क्या है, क्योंकि देखे तो रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन जो टॉक चल रही है, रशिया एंड बेसिकली यूक्रेन का जो टॉक चल रहा है, या उसमें टॉक होने वाला है, या वो ट्राइलेटरल होगा, बाइलेटरल होगा, या दोनों के बिटवीन होगा, ये अभी भी कुछ निश्चित नहीं है। पर्टिकुलर इसमें कुछ वॉर लाइक सिचुएशन भी इमर्ज होते हैं, तो ज्यादा ही नेचुरल गैस के प्राइसेस हो गए। क्रूड का सप्लाई देखे तो यू का इक्वल है, इक्वली वो वहां इंपोर्ट कर रहा है, वो गल्फ नेशन से हो, यूएस से हो या रशिया से हो। तो आई थिंक मेजरली इसमें हिट होगा वो नेचुरल गैस के प्राइसेस होगा। सेकंडली जो यूएस एंड ईरान के बिटवीन जो वार्तालाप चल रहा है, अगर उसका कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आया तो तुरंत ही प्राइसेस में करेक्टिव मूव थोड़ा बनेगा। और अभी जैसे ईरान की ओर से पहली बार मैंने इतना ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्स है वो ईरान की ओर से देखे, तो आई थिंक ये मंथ एंड तक आ सकता है, अभी टाइम है। बट मेजर इमीडिएट डेवलपमेंट रहेगा मार्केट का यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन जो टेंशन चल रहा है, वो टेंशन को लेके। बट अभी जर्मन इवनिंग कॉल करने वाला है, पुतिन की स्पीच कभी भी आ सकती है, तो पुतिन जो अपना सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करने वाला है, मुझे लग रहा है कि ये जो भी क्राइसिस चल रहा है उसका सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अभी होने वाला है। ये रशिया की जो स्पीच है, पुतिन की जो स्पीच है, और टू एड्रेस सिक्योरिटी फोर्सेस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान रखें। बट लेवल स्पेसिफिक बात करें तो अगर किसी को कोई ट्रेडिंग करना है तो सेल एंड राइज का स्ट्रेटेजी रखें। आई थिंक लेवल स्पेसिफिक 6750 के करीब शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आप लगाए अराउंड
6820 एंड नीचे टारगेट आ सकते हैं 6600। एंड रिसेंटली मैं सऊदी अरामको के सीईओ को सुन रहा था, वो बोल रहा है कि वो इतनी ज्यादा कैपेसिटी रैंप अप करने वाले हैं टिल 2027। और अकेले सऊदी अरामको का जो टारगेट है वो 13.6 मिलियन बैरल पर डे का रहेगा। तो आई थिंक वो सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की, वो भी प्राइसेस के लिए थोड़ा रेस्टिव रहेगा। ओके, तो ये भी हो गया कच्चे तेल को लेकर। नवनीत जी, अब आप अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर सिर्फ जानना चाह रहे हैं, अगर इंट्राडे शाम के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है, 6730 के आसपास करंट भाव है, तो क्या ट्रेड कोई बन रहा है अभी? मेरे दोनों सहयोगियों ने कुछ भी बोला नहीं, बचा नहीं है, छोड़ा नहीं है मेरे लिए बोलने लायक। सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए काफी डिटेल में। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से दोनों का व्यू के साथ चलना चाहूंगा, और व्यू थोड़ा सा नरमी का है या मंदी का हम कह सकते हैं। रिस्क प्रीमियम जो है, मेरे को एम्फसाइज करना है कि रिस्क प्रीमियम जो कहीं ना कहीं मार्केट से थोड़ा सा इवेपोरेट होता हुआ नजर आ रहा है। और जो थोड़ी सी एक्सटेंडेड रैली हमने देख ली थी 90-92 के आसपास या ऊपर WTI सस्टेन होता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट से फियर साइकोसिस हट रहा है, जिसकी वजह से गिरावट का माहौल छा सकता है। मैं 6650, 6750, 6770 के आसपास सेल करना चाहूंगा। 6820 का आप स्टॉप लगाइए एंड 6670, 6650 तक के टारगेट अगले 1-2 सेशन में आपको देखने मिल सकते हैं। यानी 6770 पे सेल की रणनीति है, 6670 नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लेवल। चलिए अब आगे बढ़ते, खबर का रुख कर लेते हैं। गोल्ड इंपोर्ट को लेकर जो खबर आ रही है, अब फ्राइडे को FTA के जरिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके जरिए यूएई के साथ जो साइन हुए हैं, उसके मुताबिक अब भारत में गोल्ड इंपोर्ट, यूएई से गोल्ड इंपोर्ट करना 1% सस्ता हो जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ योगेश सिंघल जी है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, इससे कितना फायदा आपकी इंडस्ट्री को होगा, पूरे बुलियन इंडस्ट्री को होगा? शायद लाइन में कोई दिक्कत है, वापस से योगेश जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये खबर है, आपको बता देता हूं कि यूएई से सस्ता अब गोल्ड इंपोर्ट करना होगा। जो करंट रेट है वो अब यूएई से गोल्ड पर प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी अब घटकर 9% हो जाएगी। और अब तक अगर हम बात करें तो यूएई से करीब पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 70 लाख टन हमने गोल्ड वहां से इंपोर्ट किया था, जबकि ज्यूरिख सबसे बड़ा मार्केट है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से हम करीब टोटल जो गोल्ड हम इंपोर्ट हर साल करते हैं, आधे से भी ज्यादा गोल्ड का इंपोर्ट हम ज्यूरिख से करते हैं। लेकिन अब गोल्ड का इंपोर्ट हो सकता है कि ड्यूटी की इतनी जब राहत दी गई है तो डेफिनेटली अब यूएई से गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ेगा। दूसरे योगेश जी भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है। सर, गोल्ड इंपोर्ट की बात कर रहे थे कि यूएई से करना अब सस्ता हो गया 1%, कितना बड़ा कदम है और कितना फायदा होगा इंडस्ट्री को? देखिए विश्वमोहन जी, जो भारत और यूएई का समझौता हुआ है, ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर हम सोना दुबई से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो 7.5% कस्टम ड्यूटी लगती है अभी इंडिया में, वो 6.5% हो जाएगी बाई डिफॉल्ट। तो 1% का फायदा, यानी कि 500 रुपए प्रति 10 ग्राम सीधे सीधे हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों को फायदा होगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं दुबई में, तो वहाँ 5% आयात शुल्क लगता है वहाँ की सरकार का, तो वो इसमें फ्री हो जाएगा, यानी कि हमारे को आयात शुल्क नहीं लगेगा। तो इससे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो यहाँ रोजगार, देश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी वहां से आएगी, तो उससे हमारा रुपया मजबूत होगा, यानी कि देश में चहुमुखी विकास होगा इसमें। तो ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक अच्छी खिड़की खुली है। आजकल में भी एक बड़ा लॉट पकड़ा गया है स्मगलिंग का गोल्ड, इस पर कितना कदम उठेगा? क्योंकि दुबई से कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो वहां से स्मगलिंग ज्यादा रहती है, तो क्या रेट कम होने से अब उसमें कुछ कमी आ सकती है क्या? जो जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट जो जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भी थोड़ा खर्चा निकल जाएगा। अब आप समझने की जरूरत है, 7.5% जो है ना कस्टम ड्यूटी हो गई, 3% GST हो गई, प्लस 3% के करीब जो है ना वो सेस हो गया, यानी कि 10 पॉइंट और 13.75, 14% का मोटा मोटा फायदा होता है। तो 4-5%, 6% वो लेबर ले लेते हैं, वहां के बनाने वाले जेवर वो लेबर ले लेते हैं। तो कुल मिला के 10%, तो 5-7% का फायदा होता है। यदि वहां पर कस्टम ड्यूटी अगर हम जैसे 4% की डिमांड कर रहे हैं लगातार सरकार से, वो करेंगे तो बाहर से ना तो स्मगलिंग होगी और ना ही कोई किसी तरह का जो है ना, जो एयरपोर्ट पे जो लेके आ रहे हैं वो सिर्फ लालचवश लेके आ रहे हैं। तो हमारी तो सलाह यही होगी कि कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि किसी को भी जो कस्टम के झमेले में पड़े, इंडिया से खरीदे। इंडिया में बहुत बढ़िया माल है, इंडिया से ही
दुबई जाता है, दुबई से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। सर आपने ये दुबई बात में कही अब तो पानी यूए के साथ जो करार हुआ है उसके मुताबिक अब एक्सपोर्ट यहाँ से करना, इंडियन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना, जो 5% पहले वो लोग ड्यूटी लगाते थे वो पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है। इससे कितना फायदा होगा? क्या दुबई के जरिए बाकी जो गल्फ कंट्रीज है उस मार्केट को भी आप लोग टैप कर पाएंगे? और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर अफ्रीका और मध्य एशिया के मार्केट में भी दुबई के जरिए आप टैप कर पाएंगे, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? देखिए, दुबई एक प्लेटफार्म है, वहां पर वर्ल्ड का सोना गहना या जेवर कह लीजिए वर्ल्ड में जाता है। तो दुबई एक प्लेटफार्म हो गया और वहां बिना टैक्स के हो गया। जैसे हम इंडिया में मतलब माल बेचते हैं, हमारे को एक्सपोर्ट करना दुबई में उतना ही इजी हो गया। तो वो कस्टम ड्यूटी जो 5% है कहीं ना कहीं हमको रोकती थी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अब वो चीज खत्म हो गई। तो हमारी सेल एक्सपोर्ट की बढ़ेगी, हिंदुस्तान बहुत ही जल्दी दुगना एक्सपोर्ट कर पाएगा, तिगना कर पाएगा, तो उसका अचीवमेंट बहुत इजी हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फायदा है सर। एक तो आप इंपोर्ट भी, आप में भी ड्यूटी कमी से आपको इंपोर्ट का फायदा हो गया, सस्ता सोना मिल जाएगा। दूसरी तरफ उस सोने से बनी ज्वेलरी को आप वापस एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, वो भी ड्यूटी फ्री। शुक्रिया सिंघल साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानसून की खबर का अपडेट लेना जरूरी है, क्योंकि 2022 के लिए मानसून का पहला अनुमान स्काईमेट से जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट है मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के स्काईमेट वेदर सर्विसेज की तरफ से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर कि अभी अनुमान लगाना कितना सटीक होगा, क्योंकि अभी सीजन काफी पहले है। आमतौर पे अप्रैल के जो अनुमान लगाए जाते हैं वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है, काफी विस्तृत माना जाता है। क्या इस अनुमान पे भरोसा करना चाहिए जो आप लोगों ने जारी किया है? धन्यवाद विश्वमोहन जी। देखिए, स्काईमेट हर बार लगभग इसी तरह ही शुरुआती आंकड़ों के बेस पे एक प्रिलिमिनरी या फोरशैडो कहें मानसून का, उसकी प्रोबेबिलिटी का, उसका फोरकास्ट जारी करता है। पिछले साल भी किया था और पिछले साल भी हमने लगभग जनवरी एंड फरवरी के शुरू में किया था, जिसमें बताया था कि वो नॉर्मल मानसून होगा। इसी तरह इस बार भी ये शुरुआती आंकड़े हैं। हालांकि डिटेल फोरकास्ट हमने अभी भी कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव फोरकास्ट जो होगा वो हम अप्रैल में ही, अप्रैल के महीने में ही देंगे। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस या आंकड़े जरूर होते हैं जिनके बेस पर मानसून का जो अर्ली साइंस ऑफ परफॉर्मेंस या इसके ग्लिम्प्स जो होते हैं वो उसमें कुछ देख पाना संभव जरूर होता है। और उसी को ही मद्देनजर रखते हुए हमने ये अपना ये अनुमान जारी किया है। हाँ, जरूर आपने पूछा कि ये इस पे रिलायबल होता है या नहीं होता है, या डेफिनेटली जो फरवरी के भी आंकड़े हैं काफी हद तक एक ब्रॉडली कहें तो जो मानसून जो है उसका आंकलन किया जा सकता है, और जो कि हमने किया है। जो बिल्कुल फर्मली है वो हमने ऑब्वियसली अप्रैल की वेट करेंगे, उसके महीने में करेंगे जी। ओके, बिल्कुल। मेरी एक मैं जानना चाह रहा था कि ये कितना, इस डेटा कितना ऑथेंटिक हो सकता है, क्योंकि आप साइंटिस्ट है, आपको ज्यादा पता होगा। सर अब अगला सवाल ये होगा कि 2 सीजन लानीना का सपोर्ट मिला था, अब इस सीजन आपको क्या लग रहा है? 2022 का जब मानसून सीजन शुरू होगा क्या फिर से लानीना एक्टिव हो जाएगा, या अब वो डिवॉल्व हो चुका है, अब वो इस सीजन में नहीं देखने को मिल सकता है आपका? देखिए, लानीना अभी भी एक्टिव है, अभी भी लानीना कंडीशन चल रही जी। और पिछले 2 साल से, जैसे मैंने कहा, परपिचुअल एलिनो परपिचुअल लानीना जिसको कहा जाता है, ऐसी कंडीशन पैसिफिक ओशन में बनी हुई है। लेकिन जो प्रोजेक्शन है उसकी हमने अपनी साइट पे भी दिया है, उसका प्रोजेक्शन भी देते रहते हैं। ऐसा अनुमान है कि जो आने वाले समय में, और खासकर जैसे हम प्री मानसून के सीजन के अंत में पहुंचेंगे, मई का महीना आएगा जब, तो वो करीब तब तक वो न्यूट्रल कंडीशन में बदल जाएगा। अभी भी वो थोड़ा धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है। जो पानी होता है, सी सरफेस टेम्परेचर, जो सी सरफेस वाटर जो होता है, उसकी मेमोरी बहुत देर तक चलती है, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, उसमें बहुत तेजी से चेंज बहुत कम आते हैं। अभी तापमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो लगभग पूरा ही पैसिफिक अभी जो कूल पैसिफिक बोलते हैं उसी कंडीशन चल रही हैं। सामान्य से लगभग अभी भी -0.7 डिग्री, -0.8 डिग्री या 1 डिग्री तक भी कूलिंग है करीब सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। तो उसको जो है न्यूट्रल में पहले आ जाएंगी, मैं कहने का मतलब है, जो कि +/-0.5 डिग्री तापमान तक पहुंच जाएंगी, जो कि अनुमान है कि लगभग मई जून के महीने में, जब तक मानसून का अराइवल होना होगा,
वो करीब करीब न्यूट्रल में बदल जाएंगे। उसके बाद से जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा तो उसका आकलन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि मानसून के महीनों में ला नीना कंडीशन होने वाली नहीं लग रही इस मानसून। जी ओके सर, अब अगला सवाल ये होगा कि इस सीजन गर्मी किस तरह की रह सकती है, कितना टेम्परेचर जो अब तक रहा है औसतन, औसत से क्या इस बार ज्यादा गर्मी की उम्मीद या अनुमान आप लोग लगा रहे हैं क्या? देखिए, जो प्री मानसून का सीजन है, जो गर्मी है, उसका अनुमान दरअसल हम क्लाइमेट में हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते, पर क्योंकि जो सीजन पहले होते हैं जैसे विंटर सीजन है उसके हिसाब से ऐसा जरूर अंदाज लगाया जा सकता है। डिटेल स्टडी हम नहीं करते हैं इसकी तापमान की गर्मी के मौसम में कितना रहेगा। मैं फिर दोहराता हूं कि हम उसमें डिटेल स्टडी नहीं करते, लेकिन जो पिछले सीजन है उसके आंकड़ों के अनुसार से या जो विंटर सीजन के आंकड़े हैं उसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि विंटर का सीजन जो है इस बार जो दिसंबर तक था वो काफी माइल्ड रहा था, लेकिन उसके बाद उसमें तेजी आई, वर्षा भी अच्छी हुई है, जनवरी फरवरी के महीने में अच्छी हुई है। तो इनको सब देखते हुए ऐसा प्रतीत है कि जो गर्मी का मौसम होगा सामान्य वो भी होगा। तापमान जैसे हम देखते हैं कि हीट वेव के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं वो जरूर होंगे। पिछली बार जैसे फरवरी के महीने में ही हमने देखा था कि उड़ीसा में तापमान भुवनेश्वर कटक जैसी जगह में 40 डिग्री तो क्रॉस कर गया था फरवरी के महीने में, आखिरी दिनों में, तो वो सामान्य से ज्यादा था। इस बार ऐसा अनुमान है कि मौसम की गति जो है वो तेज चाल जो है सामान्य रहेगी, और जो सामान्य प्री मानसून कंडीशंस होती हैं गर्मी के मौसम के, ऐसे ही हमें देखने को मिलेंगी। हीट वेव कंडीशन जरूर होंगी जो कि एक सामान्य सी बात है गर्मी के मौसम में, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो एवरेज से प्लस माइनस 0.5 डिग्री तक वेरिएशन ही पॉसिबल लगती है। जी ओके, शुक्रिया जीपी शर्मा साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और मॉनसून का पूरा अपडेट बताया, और उम्मीद करते हैं कि जब अप्रैल में जब आप लोग अगला अनुमान जारी करेंगे उस समय और विस्तृत तौर पर आपसे बात होगी। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं, कुछ दर्शकों के सवालों की भी बात करनी जरूरी है, लगातार सवाल आ रहे हैं हमारे साथ। पहले कॉलर क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में आज क्या करना चाहिए। नवनीत जी, क्या लग रहा है कॉपर में? मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ा सा नरमी का माहौल छाया हुआ है, और आज की जो फर्स्ट हाफ में पुल बैक देखिए, सेकंड हाफ में थोड़ा सा गिव अप कर सकता है। सेल करके चलना चाहूंगा 766 के आसपास, 770 का स्टॉप लगाइए, 758 755 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए अगले कॉलर राज हैं दिल्ली से, 62,500 रुपए पे चांदी इन्होंने 5 लॉट शॉर्ट कर रखा है। 4 अप्रैल की एक्सपायरी वाला ये मेगा लॉट इन्होंने ले रखा है। रवि जी क्या सलाह देंगे इनको? शॉर्ट पोजीशन है 62,500 में चांदी की। जरूर से आज के दिन थोड़ा सुबह में फेवर में ट्रेड था, हालांकि अभी जो फिर से जो रशिया की ओर से कमेंट आए तो फिर से बुलियन में एक अच्छा उछाल है। मेरे हिसाब से चांदी ज्यादा रिस्की हो सकती है, चांदी में वोल्टालिटी भी ज्यादा है, तो जो बुलियन ट्रेडर है वो ज्यादातर गोल्ड को फोकस करे, वहां सेफ्टी। हालांकि आप अभी 63,900 के करीब एक स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 65,000 के लेवल भी सिल्वर अप्रोच कर सकता है। अभी आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, अगर 16,800 के करीब प्राइस आते हैं इवनिंग में, तो आई थिंक एक बार थोड़ा छोटा लॉस कवर करके आप उसमें से एग्जिट कर ले। आज यूएस बंद है तो बड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जैसे पुतिन की स्पीच चालू होगी एक एक्सट्रीम वोलेटिलिटी वाली सिचुएशन बुलियन में होगी। स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, और डाउन साइड अगर 60,800 के करीब मिले तो आप माइनर लॉस बुक कर ले। तो ये भी है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। दानिश हैं बेंगलुरु से, पूछ रहे हैं कि नेचुरल गैस इंट्राडे के लिए कैसा लग रहा है और एल्युमिनियम क्या शाम के लिए बेचें। नवनीत जी क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस और एल्युमिनियम, इनके पास पोजीशन नहीं है, नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, क्या करें, खरीदे या बेचे? नेचुरल गैस आज के सत्र में करीब 3% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि नेचुरल गैस की जो तेजी है कहीं ना कहीं एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, और 352 355 के लेवल उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं यहाँ पे करंट भाव के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी दूंगा, और 342 के नीचे जाए तो और ऐड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको 330 के नीचे के भाव देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहा एल्यूमिनियम में हमने कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का माहौल देख रहे हैं, नीचे में $3250, ऊपर में $3330, ये रेंज में इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है। फिलहाल डायरेक्शनल क्लैरिटी थोड़ी सी मिसिंग है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव वाला रुख अगर यूक्रेन और रशिया के बीच जो टॉक्स है
थोड़े से फ्रूटफुल होते हैं तो एक दबाव का रुख हमको एल्यूमिनियम प्राइसेस में देखने मिल सकता है, जो कि 4 से 5 रुपए का करेक्शन भी प्राइस में ला सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी एल्यूमिनियम में बनानी चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं किशन हैं नासिक से। जीरा इन्होंने अप्रैल वायदा 22,400 रुपए पर खरीदा है। रवि जी क्या सलाह देंगे किशन जी को? जरूर से जो भी कमोडिटी से बहुत चल जाते हैं उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस से ट्रेड करे, इंट्राडे ट्रेड करे। आपने थोड़ा हायर लेवल पे बाय किया, हालांकि फिर भी मुझे लग रहा है कि प्राइस के आउटलुक को लेके ज्यादा कंसर्न है, अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शायद प्राइस में देखने को मिल रहा है। आप क्या करें, 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ कल अपनी पोजीशन होल्ड कर ले। अभी 8 में ट्रेडिंग सेशन को बाकी है, फिर भी लग रहा है कि एक बार होल्ड करके जाए। अगर कल 22,400 का प्राइस मिलती है तो वहां पे आप एग्जिट का कॉल ले सकते हैं अपने कॉस्ट के करीब। बट अभी मुझे लग रहा है कि शायद कल एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। आप अभी 21,800 का स्टॉप लॉस चैन में रख के आपकी पोजीशन कल के लिए कैरी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अगले दर्शक है मितेश हैं गुजरात से। इनके पास गोल्ड 50,052 रुपए की खरीद है, चांदी 63,890 रुपए की खरीद है। नवनीत जी क्या करना चाहिए इनको? गोल्ड की पोजीशन इंटैक्ट रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये आज थोड़े से जो सुबह आंकड़े देखने मिले हैं और यूएस और रशिया के बीच के डिस्कशन की उम्मीद बढ़ रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गोल्ड में हमको फिर से तेजी का रुख देखने मिल सकता है और फिर से तेजी आपको 50,300 50,550 तक ले जा सकती है। तो गोल्ड में आप लॉन्ग साइड पे रह सकते हैं। साथ ही साथ चांदी में भी बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखी है निचले लेवल से और मुझे लगता है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो उसमें भी पॉजिटिव बायस देखने मिल सकता है। मैं अपसाइड में 63,200 63,500 का टारगेट रखता हूँ चांदी में। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट करना बेहतर रहेगा। ओके, तो ये सलाह आपके लिए। चलिए अगले दर्शक है राकेश है मेरठ से। कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रवि जी क्या लग रहा है कॉटन में? कॉटन में थोड़ा मुनाफा वसूली। आपने जिस स्काईमेट वेदर रिपोर्ट की बात की उसके ही क्यों लेते आज थोड़े कॉटन में मुनाफा वसूली। अगर वेदर नॉर्मल, मॉनसून नॉर्मल रहता है इस साल तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है वो कपास के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोइंग का आंकड़ा काफी बड़ा आएगा। 2000 के प्राइस पे भी देखे तो भी उसमें फार्मर्स को 70-80% का मुनाफा है। तो आई थिंक इतना बड़ा कमोडिटी है और इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो आई थिंक फार्मर्स का मेजर इमीडिएटली जो सोइंग में बुआई में ध्यान रहेगा वो कॉटन पे ज्यादा रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी बन रहे। और इंटरनेशनल आज बेंचमार्क बंद है, यूएस कॉटन बंद है, इस हिसाब से वहां से भी क्यूज आज साइलेंट है, बट इंटरनेशनल प्राइसेस भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे। आप क्या कर सकते हैं इसमें, कपास वायदा है उसमें 2022 के करीब शॉर्ट करें अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आज रिकमेंड मैंने 2040 का किया है। डाउन साइड 1970 से 1950 के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो कपास को शॉर्ट करें। मुझे लग रहा है कि ये वेदर रिपोर्ट एंड मॉनसून रिपोर्ट है स्काईमेट का, वो थोड़ा रेस्टिव है भाव के लिए और यूएस के बेंचमार्क क्लोज है तो शायद आपको सेंटिमेंट सपोर्ट ना मिले, एक मुनाफा वसूली आ सकती है। यानी मुनाफा वसूली की सलाह है। शुक्रिया रवि जी आपका, प्रीतम जी आपका और नवनीत जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद स्वदेश खबर। नमस्कार।